Assalamualaikum. Dear students, today we are going to discuss the second SGD of kidney. पहली जो SGD हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने किडनी को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्लोमेरुलर डिजीजेस, दूसरा उसके ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम, और तीसरा वास्कुलर डिजीजेस। हमने इस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है। पहले हमने किया ट्यूबुलर डिजीजेस, अब है उसकी रेस्ट ऑफ, यानी कि वास्कुलर या उसके बाकी ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम, मेनली ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम की जो डिजीजेस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज देयर इज अ टर्म नोन एज ट्यूबुलो-इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। नाम से जा रहा है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था पहले, वो क्या था, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन। अब ये है टर्म ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन। सो अगर हम इसे डिफाइन करें तो वो यही है कि इट इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट इन्वॉल्व द इंटरस्टिशियम एंड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसको हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कह देते हैं। अब इसको आगे हमने दो में डिवाइड किया है। एक टर्म है पाइलोनेफ्राइटिस। अगर अगर ये जो नेफ्राइटिस है ये रीनल पेल्विस को इन्वॉल्व करे और इसकी कॉज बैक्टीरियल हो तो हम इसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की बजाय हम इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल है, इसमें पस भी बनेगी, इसलिए इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इससे आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरियल है, पस फार्मिंग है और पेल्विस को इन्वॉल्व कर रहा है। पाइलो मीन्स पेल्विस, इट डजंट मीन पस, इट मीन्स पेल्विस। ठीक है, आगे इसकी दो टाइप्स होती है, एक्यूट और क्रोनिक। खैर, और दूसरी टर्म है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी कि अगर यही रीजन हो लेकिन बैक्टीरियल कॉज ना हो तो फिर हम उसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। तो अभी तक मैंने ये बताया आपको कि एक टर्म है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो कि जॉइंट टर्म है, कॉमन टर्म है, जिसमें होता क्या है, दो जगह ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। अच्छा, अगर ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल है और बस ये रखें कि अगर ये बैक्टीरियल है तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे, अगर नॉन बैक्टीरियल है तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलेंगे। ये और बात है कि जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो पस फार्मिंग होती है। जो ये पहली एसजीडी है, या जो हमारी टॉपिक है, ये एसजीडी बोल रहे हैं। सिनेरियो क्या है कि 45-year-old फीमेल विच इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, वो प्रेजेंट कर रही है ओपीडी में विद हाई ग्रेड फीवर, पेन इन कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल, डिसयूरिया, और उसके साथ साथ उसमें हिस्ट्री भी है यूटीआई की। ठीक है, पेशेंट है डायबिटिक है और हाई ग्रेड फीवर और पेन इन कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल के साथ आई डिसयूरिया है, और पुरानी हिस्ट्री यूटीआई की भी है। तो ये यूटीआई का होना, डायबिटीज का होना, फीमेल है और प्रेजेंट कर रही है विद फीवर एंड पेन इन कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल, इसका मतलब है कि पेशेंट इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन द किडनी। और इस कंडीशन, ये प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है, डायबिटीज और यूटीआई, प्रीवियस यूटीआई, इसके साथ साथ फीवर और कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पे पेन, दैट इज गिविंग सम आइडिया ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। ये मोस्ट लाइकली पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब इसकी रूट क्या होगा, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी, मॉर्फोलॉजी और कम्युनिकेशंस क्या होगी, वो हम देखते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस मैंने पहले बात की कि ये इन्फ्लेमेशन है रीनल पेल्विस की। ठीक है, और ये इसकी रीजन क्या है या इसकी कॉज क्या है, वो बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। इकोलाई मोस्ट कॉमन है, देख लेते हैं। होता ये वीमन मतलब फीमेल में है, क्यों होता है, क्योंकि उनका यूरिथ्रा शॉर्ट होता है। अब आपको पता है कि शॉर्ट यूरिथ्रा हो तो इजीली बैक्टीरिया रीच करते हैं
यूरेटर को और किडनी को। जब यूरिथ्रा शॉर्ट है, मेल में फिनाइल यूरिथ्रा लॉन्ग होता है, यानी इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए किडनी तक पहुंचना जरा मुश्किल होता है या लॉन्ग इफेक्ट होता है। फीमेल में जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए उसमें पाइलोनेफ्राइटिस ज्यादा होती है। और पेशेंट प्रेजेंट करता है यूटीआई, यूटीआई की हिस्ट्री होती है पेशेंट में, ये आपने याद रखना। अब मैंने कहा था कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज बैक्टीरियल इन ओरिजिन, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस इज बैक्टीरियल इन ओरिजिन। इसमें सबसे कॉमन जो है वो इकोलाई, ये आपने याद रखना, इकोलाई है। बाकी प्रोटियस, क्लेप्सिला, सुडोमोनास वगैरह और भी होते हैं, स्टैफ भी होता है वगैरह वगैरह। खैर सबसे जो कॉमन है वो इकोलाई है। और इसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है कैथेटर का होना, यानी फॉलिस कैथेटर का होना, या फिर उसके बाद कह लें कि यूरिन ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होना, पेशेंट डायबिटिक हो, प्रेग्नेंट हो, इम्यूनिटी कम हुई हो, इन सब में कम हुई थी इम्यूनिटी। और उसका वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स जो है वो भी लॉस हुआ हो, ठीक है, उसका भी लॉस हुआ हो। अब ये वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स क्या होता है? आपको पता है कि यूरिटर ओपन्स इनटू द वेजिकल, वेजिक मींस ब्लैडर, वेजिकल मींस ब्लैडर, यूरिटर ओपन होता है ब्लैडर। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपने मिचुरेशन करनी है, जब आपने यूरिन पास करना है, तो ब्लैडर हैज टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फिर यूरिन यूरिथ्रा में आएगा। लेकिन पीछे से यूरिटर भी ओपन हो रहा है ब्लैडर में, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो जो ओपनिंग है यूरिटर की ब्लैडर के अंदर, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट शुड बी क्लोज्ड, ताकि पीछे को यूरिन ना जाए, वो यूरिथ्रा से आगे बाहर को आए, ठीक है। तो वो यूरिटर से जो ब्लैडर के अंदर ओपनिंग है दैट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। उसे कहते हैं वेजिको यूरिटरल रिफ्लेक्स। अगर इसका लॉस हो जाएगा, यानी कि वो जो ओपनिंग है वो क्लोज नहीं होगी, जब आप मैच्योरेशन करेंगे, जोर लगाएंगे, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि यूरिथ्रा से यूरिन बाहर आए, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि वो यूरिन जो है वो उस ओपनिंग, जो ओपनिंग असल में क्लोज नहीं हुई यूरिटर वाली ओपनिंग, उससे वापस जाएगा। जब वो वापस जाएगा तो दैट विल कॉज इन्फेक्शन, वो अपने साथ इन्फेक्शन लेके जाएगा। एनी हाउ, अब हम पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं। तो अभी जब मैंने बात की वो ये है कि इसकी पैथोजेनेसिस में तीन मेन चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। वो जो रिफ्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका लॉस होता है तो दैट विल लीड टू इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे पहुंच जाएंगे और वो पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके साथ दूसरा क्या होता है, किसी और वजह से उसे इन्फेक्शन हो रही, मसलन फीमेल है, यूरिथ्रा शॉर्ट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बेहतर नहीं था, यानी कि वो इन्फेक्टेड था, या ट्रामा हो गया उसकी यूरिथ्रा को, या कोई और चीज हो गई, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है वो ऊपर चली जाएंगी। थर्ड है हेमाटोजेनस। ये लेस लाइकली होता है कि ब्लड के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किडनी में आ जाए, लेकिन हो सकता है। और उसमें सबसे कॉमन है वो स्टेफ ऑरियस है, याद रखना है। वैसे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज है इकोलाई, लेकिन अगर हेमाटोजेनस ब्लड यानी ब्लड बोर्न हो तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज होगी स्टेफ ऑरियस। तो ये पैथोजेनेसिस, ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। ये तीन तरह की ये है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ वेजिको यूरिटरी रिफ्लेक्स, ये जो मैं बात कर रहा था कि ये ब्लैडर से यूरिन बाहर जाना होता है, यूरिटर से ब्लड यूरिन आता है ब्लैडर में, यहाँ पे ओपनिंग होती है। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके मैच्योरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन बाहर निकाल रहा होता है, तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है नॉर्मली। अगर ये ओपनिंग बंद नहीं होगी तो यूरिन ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी ऊपर जाएंगी, और यहाँ पे जाके वो पाइलोनेफ्राइटिस कर देंगी, पस बना देंगी, यहाँ पे एब्सेस बन जाएगी। एनी हाउ, दूसरा रूट क्या होता है कि इन्फेक्शन खुद ही किसी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन है वो एसेंड कर गई। तीसरा है कि ब्लड के जरिए यहाँ पे इन्फेक्शंस आ गई किडनी। ये तीन रूट्स। मॉर्फोलॉजिकली देखें क्या होगा जी, पस होगी, डिस्क्रीट येलो रेज्ड एरिया होंगे, ये हमें बता रहे होते हैं कि ये देर एब्सेसिस, ठीक है। ये सारे एरियाज येलो रेज्ड एरियाज, इसका मतलब है कि एब्सेसिस। माइक्रोस्कोपिकली एब्सेस क्या है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, ठीक है। तो हमें माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या मिलेगा, हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस मिलेगी। क्लासिकल या क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पहले ही मैंने बता दिया कि पेशेंट यूटीआई के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी उसे यूटीआई वाली कॉम्प्लिकेशन होगी, साथ में उसे क्या होगा, फीवर होगा और फ्लैंक पेन होगी, यानी कॉस्टोवर्टिबल एंगल पे, साथ में उसे डिसयूरिया होगा, यूरिन बार बार आएगा, ये सारी उसकी कंप्लेंट होगी।
लैब्स अगर करवाएंगे तो खास बात है कि पस आएगी, साथ में खास बात है कि कास्ट आएंगे, WBC कास्ट बहुत ज्यादा आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैब्स करवाएंगे तो WBC कास्ट ज्यादा आएंगी। ये इसी से आपने डायग्नोस करना है कि पेशेंट है, फीवर है, यूटीआई हिस्ट्री है, वुमन है, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, ये वो फला, रिस्क फैक्टर्स हैं, प्लस साथ में कॉस्टोवेटिबल एंगल पे पेन है और WBC कास्ट भी मिल रही है, तो दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं कि एक्यूट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, और फिर पेरीनेफ्रिक, किडनी के बाहर एब्सेस भी बन सकती है, किडनी की नेक्रोसिस भी हो सकती है, ये सारी सी कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हुई ऐसे ही है, सेम है, ठीक है, उसकी उसी तरह से दो उसकी पैथोजेनेसिस पहले बता दी, जो दो रूट्स हैं वो आपको बता दिए, ये वही पैथोजेनेसिस है जो एक्यूट की होती है। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखें, हमने अभी बात की कि दो इसके रूट्स हैं, एक ये है कि रिफ्लक्स, अभी हम बात की कि लॉस ऑफ वेजिको यूरिनरी रिफ्लक्स हो जाए। मॉर्फोलॉजिकली देखें तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्रोनिक है, एक्यूट नहीं है, क्रोनिक है, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता, तो इसे क्या होता है, जब डैमेज होगा तो फाइब्रोसिस भी होगी। ठीक है, फाइब्रोसिस होगी तो स्कार बन जाएगा। तो ये आपको जब जब रिफ्लक्स यानी कि वेजिकल जब इसकी कॉज, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की कॉज रिफ्लक्स है, तो यहाँ पे स्कार बनेगा, दैट विल बी यू शेप्ड स्कार, या स्कार बनेगा, यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी वगैरह वगैरह। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी कि नीचे कहीं स्टोन फंसा हुआ है यूरेटर में, इसी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि नीचे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिन आगे जा नहीं रहा, यूरिन यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो कॉर्टेक्स है वो डैमेज होता जाएगा और वहां पे पानी आता जाएगा, यानी वहां पे यूरिन एक्यूमुलेट होता जाएगा, यानी क्या होगा कि कॉर्टेक्स की थिनिंग हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, ये दो चीजें हमें मिल सकती हैं ग्रॉसली। और क्या मिल सकता है, और हमें माइक्रोस्कोपी पे क्या मिलेगा, एक तो हमें फाइब्रोसिस मिलेगी, दूसरे हमें हमें WBCs मिलेंगे। ठीक है, वही लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल न्यूट्रोफिल वगैरह मिलेंगे। लेकिन जो खास बात है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी ट्यूब्यूल कि जब ट्यूब्यूल की एट्रोफी होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, सेल्स बाहर को गिरते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, उसके ल्यूमेन के अंदर जब सेल्स गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रॉस्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एक होती है WBC ट्रॉस्ट, हमने देख लिया। इसमें कौन सी ट्रॉस्ट है, इसमें पिंक टू ब्लू या PAS पॉजिटिव ट्रॉस्ट होती है, जिसको हम कोलॉइड ट्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे ही पिंकिश होती है जैसे कोलॉइड के अंदर, जैसे हम थायराइड में देखें तो थायराइड ट्यूब्यूल जो होते हैं, थायराइड ट्यूब्यूल जो होते हैं उनके अंदर कोलॉइड मटेरियल होता है, और कोलॉइड मटेरियल पिंकिश होता है। ये उसी तरह की ये पिंकिश मटेरियल हमें नजर आ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कोलाइड क्रॉस्ट पड़ी है, और ऐसे लगेगा जैसे ये थायराइड टिश्यू हम देख रहे हैं, हालांकि हम किडनी को देख रहे होते हैं, लगेगा ऐसे थायराइड टिश्यू देख रहे हैं। तो ये जिसको हम थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल बोलते हैं, थायराइडाइजेशन बोलते हैं। खैर, तो इसकी वजह से हमें यानी कि इस टर्म को कहते हैं थायराइडाइजेशन, इसकी वजह से हमें ऐसे लगता है जैसे हम थायराइड देख रहे हैं। तो ये खास बात होती है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ये आपने याद रखना। उधर WBC ट्रॉस्ट और इधर कोलाइड ट्रॉस्ट, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में WBC ट्रॉस्ट और क्रोनिक में कोलाइड ट्रॉस्ट, ये खास बात है, ये आपने याद रखना है। आगे है दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किडनी में हमारा, वो है एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी ट्यूब्यूल का डैमेज। पहले हमने किया उसकी इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस हमने किया, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब है उसका डैमेज, ट्यूब्यूल का डैमेज है। अच्छा, अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड मॉर्फोलॉजिकली बाय डैमेज ऑफ द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स। ये ट्यूब्यूल की एपिथेलियम उड़ जाएगी, पहली बात। क्लिनिकली क्या होगा, clinically there will be acute decline of renal function with granular CAS and tubular CAS observed in the urine, यानी क्लिनिकली उसके रीनल फंक्शन भी खराब हो जाएंगे फौरी तौर पे। और ये प्रेजेंट कैसे करेगा हमारे पास, विद डिक्रीज GFR, पेशेंट आएगा विद ओलिगुरिया या एनयूरिया, या पेशा मतलब यूरिन आना कम हो जाता है या आता ही नहीं है। ठीक है, पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करेगा हमारे पास। तो ये दिस इज एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। मॉर्फोलॉजिकली कैसे कहते हैं कि देयर इज द डैमेज ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स
और क्लिनिकली देयर विल बी एक्यूट डिक्लाइन ऑफ रीनल फंक्शन विद ग्रेन्युलर कास्ट एंड ट्यूबुलर कास्ट इन द यूरिन। और ये प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट? विद डिक्रीज जीएफआर। ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। इसकी पूरी स्टोरी का ये क्रक्स है, ये उसका कह लें कि समरी है जो आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, इटियोलॉजी इसकी क्या है? या तो कोई फिजिकल इंजरी हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हमने पढ़ा था इससे पहले, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कोई बहुत ही बुरे वाला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो पेशेंट को, बहुत ही सीरियस किस्म का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, जो कि आरबीजीएन है, हमने देखा था रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सबसे ज्यादा लीथल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तीसरी इसकी वजह हो सकती है कोई वास्कुलर डिजीज जो किडनी को फेल कर दे, किडनी को ट्यूब्यूल को डैमेज कर दे। तीसरी चीज वो है वास्कुलर डिजीज, और उसमें मोस्टली है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसमें किडनी डैमेज हो जाता है। चौथा है कि किडनी के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसका यूरिटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या उससे भी नीचे ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। तो स्टोन्स हो सकते हैं, बीपीएच हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, जो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, पोस्ट रीनल, और कुछ ड्रग्स जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह। सो ट्यूबुलर इंजरी जो है उसकी ये रीजन है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? दो टाइप्स होती हैं इसकी। एक है, एक या तो इस्कीमिया की वजह से ट्यूबुलर इंजरी हो जाएगी, या नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, या इस्कीमिया हो जाएगा या नेफ्रोटॉक्सिक। ये जितनी भी हमने कॉजेज की हैं, acute tubular injury, RPGN, vascular disease, post renal obstruction, they will ultimately result in ischemia and drugs, यानी ये this is nephrotoxic है। तो दो ही चीजें हैं, या इस्कीमिया होगा या नेफ्रोटॉक्सिन होगा, कोई टॉक्सिन होगा जो उसको तबाह करेगा, जैसे कोई ड्रग्स हो रही है लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड, कोई मेटल्स हो रही है जैसे लेड या मर्करी वगैरह। तो होता क्या है, इस्कीमिया या टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, ट्यूब्यूल डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब ट्यूब्यूल की साइड कौन किस एरिया पे डैमेज होता है, ट्यूब्यूल का इतना बड़ा, तो डैमेज एक प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल डैमेज होता है, ठीक है, आपने याद रखना है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल डैमेज होता है, और दूसरा लिम्ब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है, उसका भी थिक लिम्ब, थिक पोर्शन, ठीक है। ये दो एरिया होते हैं जो कि डैमेज होते हैं, ये अब आपने याद रखना। अच्छा, अब क्या होगा जब ये डैमेज होंगे, तो इससे क्या होगा? पहली बात, रेनिन एंजियोटेंसिन का फंक्शन बढ़ जाएगा। ये क्या करते हैं, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, इसका मतलब वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई। दूसरी बात, जो वेजोडाइलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वेजोडाइलेटर होते हैं, ये कम हो जाएंगे। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, वेजोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी, इसका मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो कम ब्लड आएगा, कम ब्लड फिल्टर होगा और कम यूरिन बनेगा। सो जीएफआर कम हो रही, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब ट्यूब्यूल डैमेज होगी तो वहां से सेल्स वगैरह गिरेंगे और वो ट्रास्ट बनाएंगे, ठीक है, ट्यूब्यूल के ल्यूमन में सेल्स गिरेंगे और ट्रास्ट बनाएंगे। जब वो ट्रास्ट बनाएंगे, ट्रास्ट बढ़ते बढ़ते उस ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, ल्यूमन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो यूरिन आगे नहीं जाएगा, अगेन जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, ट्यूब्यूल की डैमेज की वजह से जो उसके अंदर जो यूरिन है वो बैक लीक हो जाएगा, पीछे को लीक हो जाएगा, आगे नहीं आएगा, कोलेक्टिंग डक्ट से नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब है अगेन यूरिन अमाउंट कम हो गई, ठीक है। और क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी साथ साथ। सो इन सब से होगा क्या, एट द एंड देयर विल बी डिक्रीज जीएफआर। सो दिस इज एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। होता क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है कि जीएफआर कम हो जाता है, पेशेंट विल प्रेजेंट विद दिस, एनयूरिया या ओलिगोयूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, इस्कीमिया और नेफ्रोटॉक्सिक में मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सेम मॉर्फोलॉजी होती है दोनों में। होता क्या है कि ट्यूब्यूल से सेल टूटते हैं, वैक्यूलाइजेशन होती है, कास्ट बनती है, जैसे हमने पहले कहा, ये कास्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टैम हॉर्सफेल प्रोटीन विद हीमोग्लोबिन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन, साथ में फाइब्रोसिस होगी। सेल्स टूटते हैं, वैक्यूलाइजेशन होगी, कास्ट बनेगी,
और फाइब्रोसिस होगी। अब ये टॉस किसकी बनती है, कौन सी प्रोटीन होती है, याद रखना है आपने, टैम हॉस्पिटल प्रोटीन विद हीमोग्लोबिन, और दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन भी हो सकती है, ये याद रखना है आपने, एमसीक्यू आता है। अच्छा, 8 तो हो जाएगा, ट्यूब्यूल से सेल्स डिटैच होती हैं, वैक्यूलाइजेशन होती है, कास्ट बनती हैं, फाइब्रोसिस होती है। इंटरस्टिशियम में क्या होता है, इंटरस्टिशियम में इन्फ्लेमेशन, डब्ल्यूबीसीज और एडिमा होता है। नेफ्रोटॉक्सिक में भी अगर नेफ्रोटॉक्सिक कॉज है इसकी एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी की, तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी यही है, सिर्फ उसमें ये है कि एपिथेलियम रीजनरेट हो जाती है, फाइब्रोसिस नहीं होती बल्कि एपिथेलियम रीजनरेट हो रही है। लैब्स अगर हम करवाएं एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में, तो पहली बात है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें पोटेशियम खासकर, ठीक है। अब ये इसकी फेजेस होती हैं, ये आप क्लिनिकली पढ़ेंगे, कोई डाययूरेसिस फेज होती है जिसमें क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, एसिडोसिस होती है, बर्न क्रिएटिनिन यानी किडनी के फंक्शन वो डीरेंज हो जाते हैं, ये सारा कुछ डीरेंज हो जाएगा एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में। अभी तक हमने ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए, एक पाइलोनेफ्राइटिस और दूसरा ट्यूबुलर इंजरी। अब हम आगे चलते हैं, आगे है एसजीडी। A 40-year-old male present with history of fatigue, headache, frequent urination, हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स है, एग्जामिनेशन पे ही स्लीपी, डिहाइड्रेटेड, लैब इन्वेस्टिगेशन आर शोइंग कि कैल्शियम उसका ज्यादा है, पैराथायराइड हार्मोन भी ज्यादा है, क्रिएटिनिन भी ज्यादा है और कैल्शियम अगेन ये यूरिनरी कैल्शियम ये भी ज्यादा है। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो देयर वाज अ लेफ्ट लार्ज एडिनोमा। अच्छा, वो पूछ रहा है कि ये जो किडनी स्टोन्स हैं इसकी कॉज क्या है, किस तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं और उनकी कॉजेज क्या होती हैं। तो ये कौन सा किडनी स्टोन है, दिस इज द कैल्शियम स्टोन। किडनी स्टोन है पेशेंट में कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का लेवल देखें ज्यादा है, ऊपर से पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये कैल्शियम स्टोन। अच्छा, स्टोन्स मोस्टली मेल में होते हैं और स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। अगर हम इसकी इटियोलॉजी देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज कैल्शियम होती है, कैल्शियम का ज्यादा होना, हाइपर कैल्सियूरिया मोस्ट कॉमन कॉज ये होती है। इसके अलावा जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं उनमें कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उनमें बढ़ जाता है चांस स्टोन फॉर्मेशन का। अगर यूरिन सिट्रेट लेवल कम हो जाए तो चांस बढ़ जाता है, ज़ाहिर है वो चिलेटिंग इफेक्ट होता है फॉर कैल्शियम, कैल्शियम स्टोन बनते हैं उनमें। अगर यूरिन ज्यादा अल्कलाइन हो जाए तो उनमें कैल्शियम और फास्फेट स्टोन बनते हैं। अगर यूरिन ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उनमें यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हो, डाइटरी प्रोडक्ट्स का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें जैसे बच्चों में होता है, उनमें फास्फेट स्टोन्स बन सकते हैं। इन्फेक्शंस हो जैसे प्रोटीस इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें मैग्नीशियम स्टोन बन सकते हैं। सो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ रीनल स्टोन, मोस्ट कॉमन जो है इनमें कैल्शियम स्टोन होते हैं। टाइप्स हम देख लेते हैं, कैल्शियम स्टोन्स हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड स्टोन है और सिस्टीन स्टोन। कैल्शियम स्टोन दो तरह के, ऑक्सलेट वाले या कैल्शियम फास्फेट वाले, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स हैं वो मोस्टली प्योर वेजिटेरियंस में होते हैं या जिनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो या क्रोन डिजीज हो। कैल्शियम फास्फेट वाले वो बच्चों में होते हैं क्योंकि उनमें डाइटरी प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो ओवरऑल कैल्शियम स्टोन ज्यादा है, ठीक है। उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट अडल्ट में मोस्टली होते हैं, कैल्शियम फास्फेट बच्चों में मोस्टली होते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन्स। अच्छा, इसकी एसोसिएशन है विद यूरिएज प्रोडक्शन। यूरिएज प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोटियस। प्रोटियस माइक्रोऑर्गेनिज्म यूरिएज की प्रोडक्शन करता है और वो अल्कलाइन यूरिन कॉज करता है। ये मॉर्फोलॉजिकली प्रेजेंट कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई। जैसे आपको पता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, स्ट्रू वाइट स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई। अच्छा, क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा विद रीनल स्टोन्स, आपको पता है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद सडन पेन इन द फ्लैंक रीजन, और कोलिकी पेन होगी, पेशेंट को इतनी ज्यादा पेन होगी कि वो पेन की वजह से दौरा हो जाएगा, इतनी सीवियर उससे पेन होती है, साथ में हेमाचूरिया होगा। डायग्नोसिस मोस्टली हम करेंगे विद अल्ट्रासाउंड, बाकी आप एक्सरे, केयूबी वगैरह और सीटी स्कैन की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एसजीडी, 60-year-old मेल प्रेजेंट कर रहा है विद कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, मेलेज, वीकनेस, वेट लॉस है, हेमाचूरिया है। सीरम कैल्शियम लेवल उसका ज्यादा है, सीटी स्कैन पे लार्ज रीनल मैस मेरिंग दिस, और नेफ्रेक्टमी उसकी की गई, स्पेसिमेन इज सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स,
उसकी स्प्रेड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज द ट्यूमर। उसने खुद ही हिस्ट्री दे दी कि पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद दिस, कैल्शियम लेवल ज्यादा है, सीटी स्कैन पे लार्ज रीनल मैस है, पेशेंट है भी अडल्ट है। तो अडल्ट में मोस्ट कॉमनली कौन सा ट्यूमर होता है? रीनल सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमनली वही होता है। तो हम मोस्टली उसी की तरफ जाएंगे। अगर हम देखें, देर आर मल्टीपल ट्यूमर्स इन द किडनी। जो मोस्ट कॉमन अडल्ट्स में है वो रीनल सेल कार्सिनोमा है, जो मोस्ट कॉमन बच्चों में है वो विल्म्स ट्यूमर है। जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो मोस्टली ओल्ड एज में होता है। रिस्क फैक्टर अगेन मोस्टली स्मोकिंग होता है, सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर ये है। इसके साथ आपने याद रखना है कि VHL सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, वॉन हिपल-लैंडो सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है। ये आपने याद रखना है, ये बार बार MCQ भी आता है, SCQ भी आता है। ठीक है, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हेमेंजियोब्लास्टोमा होता है सेरेबेलम का और रेटिना का, और साथ में बाइलेटरल रीनल सेल कार्सिनोमा होता है पेशेंट। ये याद रखना है, वॉन हिपल-लैंडो सिंड्रोम, ये इसकी एसोसिएशन है विद रीनल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में ओबेसिटी, ऑक्यूपेशन वगैरह, यानी एस्बेस्टॉस या लेड कैडमियम के एक्सपोजर, उससे भी रीनल सेल कार्सिनोमा अडल्ट्स में डेवलप हो जाता है इन ओल्ड एज। ओरिजिन क्या है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल से रीनल सेल कार्सिनोमा एराइज होगा। टाइप्स इसकी क्या होती हैं? 3, क्लियर सेल, पेपिलरी, क्रोमोफोब, ये 3 टाइप्स होती है। मोस्ट कॉमन कौन सी है? क्लियर सेल है, मोस्ट कॉमन क्लियर सेल। अब ये जो क्लियर सेल है इसकी एसोसिएशन है विद VHL। अभी हम बात कर रहे थे ना VHL सिंड्रोम की, तो ये जो इसकी सब टाइप है क्लियर सेल कार्सिनोमा, उसकी एसोसिएशन है विद VHL, क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिस में VHL का लॉस होता है। VHL इज अ जीन, इसका लॉस होता है, इसी की वजह से ये ट्यूमर एराइज होता है। ये आपने याद रखना। मॉर्फोलॉजिकली नाम क्या है? क्लियर सेल। तो नाम से ही जाहिर है कि सेल्स विल बी क्लियर। क्लियर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें लिपिड और ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, इसलिए वो हमें ऐसे नजर आते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दे अपीयर एज क्लियर सेल्स। ठीक है, आपको न्यूक्लियस नजर आएंगे जो कि राउंड होंगे, स्मॉल होंगे, और बाकी सारा साइटोप्लाज्म वो क्लियर होगा। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। दूसरी टाइप है पेपिलरी कार्सिनोमा। नाम से जाहिर है उसमें होगा क्या? उसमें पेपिला फॉर्मेशन, पेपिला फॉर्मेशन। पैथोजेनेसिस क्या होती है? उसमें MET प्रोटो ऑन्कोजीन की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। थर्ड है क्रोमोफोब RCC। ये लेस कॉमन है, बहुत कम होता है, 5% होता है। क्रोमोफोब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें स्टेन यानी कि सेल्स आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं, इसलिए हम इसको क्रोमोफोब कहते हैं, नाम से ज्यादा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली ये लेस लाइकली है। मॉर्फोलॉजिकली ग्रासली टैन ब्राउन होता है, और सेल्स इसे क्लियर, सेल्स हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय क्लियर हेलो ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्लिनिकली ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? RCC का 3 चीजें हैं जो आपने जेन में रखनी है। ये ट्राइएड है, मोस्टली 90% केसेस में पेशेंट ऐसे ही प्रेजेंट करता है। पेशेंट विल प्रेजेंट विद पेनलेस हेमाचूरिया, पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस एंड डल फ्लैंक पेन। ये 3 चीजें आपने जेन में रखनी। ठीक है, इससे आपने, अगर वो हिस्ट्री दे रहा हो तो इससे आपने डायग्नोस करना है। पेनलेस हेमाचूरिया, पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस एंड डल फ्लैंक पेन, ये ट्राइएड कॉमन है सारे रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर। साथ में पेशेंट विल प्रेजेंट करेगा, वही कॉमन फीचर है, वेट लॉस होगा, फीवर होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसकी जो लैब्स हैं उनमें 3 चीजें आपने याद रखनी है। एक पॉलीसाइथीमिया, दूसरा हाइपरकैल्सियूरिया, और तीसरा मैस्कुलिनाइजेशन या फेमिनाइजेशन। ठीक है, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, आपने पढ़ा होगा उसमें कि इसमें क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होता है, PTH होता है, एंड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से ये इनमें ये चीजें हो सकती हैं। जो अब लास्टली विल्म्स ट्यूमर, सिर्फ 2 बातें, चंद बातें। विल्म्स ट्यूमर मोस्टली बच्चों में होता है, नाम से जाहिर है। इसकी एसोसिएशन 3 सिंड्रोम से होती है, वो आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, ये सिंड्रोम से क्या मुराद है? VAAGR सिंड्रोम, डेनिस ड्रेस सिंड्रोम, बेकविथ विल्डरमैन सिंड्रोम, ये आपने देख लेना है। ग्रॉसली ये कैसे प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट एज अ लार्ज सोलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस। जरूरी नहीं होता कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो, लेकिन मोस्टली ये ऐसे होता है। और हेमरेजिक और सिस्टिक या नेक्रोटिक एरियाज इसमें नजर आ रहे होते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस है, और इसमें हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरियाज आपको ये नजर आ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा? माइक्रोस्कोपिकली इसमें हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्लास्टिमल, स्ट्रोमल और एपिथेलियल सेल टाइप्स। ठीक है, तीनों चीजों का हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे ट्यूब्यूल फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ग्लोमेरुलाई जो होती है ट्यूब्यूल फॉर्मेशन। हमें यहाँ पे
कहीं पे स्क्वेमस सेल्स मिलेंगे, कहीं पे हमें दूसरे एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, कहीं पे हमें फाइब्रोसिस मिलेगी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है ब्लास्टेमल, स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल टाइप्स। ये इसका स्पेसिफिक बात होती है। क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा? एब्डोमिनल मैस होगा, बच्चा होगा। क्लिनिकली कैसे ये आपने डायग्नोस करना है? इसे बच्चा होगा, एब्डोमिनल मैस जो कि मिड लाइन को क्रॉस कर जाएगा, यानी अगर लेफ्ट पे है तो आपको, अगर आप फील करेंगे तो आपको राइट पे भी फील होगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। साथ में उसे क्या होगा? फीवर, एब्डोमिनल पेन, हेमाचूरिया वगैरह, ये कॉमन फाइंडिंग। तो बच्चों में अगर वो आपको कहे कि बच्चा है, प्रेजेंट कर रहा है विद यूनिलेटरल एब्डोमिनल मैस, पेन है, हेमाचूरिया वगैरह वगैरह, और जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको एक वहां पे मैस मिला, तो ये कौन सा ट्यूमर हो सकता है? तो दिस विल बी मोस्ट लाइकली विल्म्स ट्यूमर। यही आपने सबसे कॉमनली ये ट्यूमर होता है बच्चों में किडनी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। तो सॉरी, हमें 11:25 का था, वो पहले 11:25 का नहीं होता था ना, वो 35 पे मैंने आपको कह दिया था 11:25 मैंने 11